हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसजेनिक एनिमल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते क्या हैं एक्चुअली। मतलब हमने ट्रांसजेनिक एनिमल को कैसे बनाया और उसका हमारे लिए क्या यूज है। तो वी आर गोइंग टू सी दैट फर्स्ट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम देखेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। अभी जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं ये क्या होते हैं? तो ऐसे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स हैड, जिनका जो डीएनए है ना, ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका जो डीएनए होता है वो मैनिपुलेट किया जाता है, मतलब चेंज किया जाता है, ठीक है। तो एनिमल हैड डीएनए मैनिपुलेटेड टू possess and express एक्स्ट्रा जीन। मतलब ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका जो डीएनए होता है, जिसके डीएनए को हम थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ताकि उसके अंदर हम रख सकें और एक्सप्रेस करवा सकें कोई एक्स्ट्रा जीन। तो कोई एक्स्ट्रा जीन को हम उसके अंदर रख सकें या एक्सप्रेस करवा सकें। अब हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल के क्या क्या एग्जाम्पल है? तो हमारे पास एग्जाम्पल है ट्रांसजेनिक रैट। तो हमारे पास एग्जाम्पल है ट्रांसजेनिक रैट, ट्रांसजेनिक रैबिट, पिग, शीप, काउ, फिश। तो ये सारे एनिमल्स को हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसजेनिक बना सकते हैं। मतलब इनके जीन्स में हम क्या कर सकते हैं? चेंजेस कर सकते हैं। अब जो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए जाते हैं ना, इसमें से जो 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं, 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल हैं उसमें से 95% क्या है? माइस है। तो 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। तो जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उसमें से 95% तो क्या है? माइस ही है। मतलब जनरली माइस को ही ट्रांसजेनिक बनाया जाता है, ठीक है। अब हमने ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल है इसका क्या यूज है, तो हम लिखेंगे कि यूजेस, नेक्स्ट हमारी हेडिंग हो जाएगी यूजेस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। तो इसका क्या यूज है? यूजेस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ट्रांसजेनिक एनिमल का हमारे लिए क्या यूज है? हमारे लिए क्या यूज है ट्रांसजेनिक एनिमल का? हम ट्रांसजेनिक एनिमल को क्यों यूज करते हैं? हमने मतलब बनाया ही क्यों ट्रांसजेनिक एनिमल? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ट्रांसजेनिक एनिमल का हमको क्या यूज है। तो हमारा जो पहला यूज है हम उसको हेडिंग दे देंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट यूज है हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल का है वो है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट के लिए। तो हम क्या करते हैं? इसको नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम किसी भी चीज की नॉर्मल, जैसे कि टू स्टडी, हम स्टडी कर रहे हैं, टू स्टडी हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड। हमको ये स्टडी करना है कि जीन्स को कैसे रेगुलेट किया जाता है। तो हम क्या करेंगे? उस जीन को हम ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर एक्सप्रेस करके चेक कर लेंगे। तो हमें नॉर्मली पता करना है कि जीन को कैसे रेगुलेट किया जाता है, तो हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम इससे और क्या कर सकते हैं? हाउ जीन्स अफेक्ट नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड डेवलपमेंट। हम देख सकते हैं कि हाउ जीन्स अफेक्ट नॉर्मल फंक्शनिंग। कैसे जो जीन है नॉर्मल फंक्शनिंग अफेक्ट करता है बॉडी की, नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट। तो हम ये देखेंगे, नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट समझने के लिए अपन ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल में हम ये देख लेंगे कि जो हमारा एक पर्टिकुलर जीन है, ठीक है, वो किस तरीके से रेगुलेट हो रहा है, मतलब किस तरीके से काम कर रहा है। हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा एक पर्टिकुलर जीन है वो नॉर्मल बॉडी की फंक्शनिंग और डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट कर रहा है। मतलब नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी को, नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी को हमारा एक जो पर्टिकुलर जीन है वो कैसे अफेक्ट कर रहा है, ये हम स्टडी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए
एग्जाम्पल के लिए हम क्या स्टडी कर सकते हैं, तो हम स्टडी कर सकते हैं स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ such as insulin like growth factor, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है कि स्टडी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन द ग्रोथ सच एज, तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रोथ के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फैक्टर जो इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, ग्रोथ के अंदर, जैसे कि हम इंसुलिन की स्टडी कर सकते हैं सच एज इंसुलिन इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो हम देख सकते हैं कि इंसुलिन का ह्यूमन बॉडी पे या किसी और बॉडी पे क्या इफेक्ट रहता है, तो हम ये सारी चीज़ें इससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम स्टडी ऑफ डिजीज कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज करके। तो हम क्या कर सकते हैं, स्टडी ऑफ डिजीज मतलब किसी भी डिजीज की हम स्टडी कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज करके। तो हम क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि हाउ जीन कॉन्ट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। तो हम देख सकते हैं कि हाउ जीन्स कॉन्ट्रीब्यूट, कैसे जीन्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, हाउ जीन्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट तो हम देख सकते हैं हाउ जीन्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, ठीक है। हम ये भी देख सकते हैं कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल है ये एक मॉडल का काम कर सकते हैं, तो दे कैन एक्ट एज मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीज। तो ह्यूमन डिजीज के लिए, ह्यूमन डिजीज को चेक करने के लिए, उसका इंटेंसिटी चेक करने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल को एज अ मॉडल यूज कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट, अगर हमें कोई नया ट्रीटमेंट देखना है तो उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसजेनिक मॉडल फॉर, हम कौन कौन से डिजीज के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज कर सकते हैं एज अ ट्रांसजेनिक मॉडल। हम कैंसर को स्टडी करने के लिए, सिस्टिक फिब्रोसिस, तो हम सिस्टिक फिब्रोसिस को स्टडी कर सकते हैं। हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस को स्टडी कर सकते हैं। हम अल्जाइमर को स्टडी कर सकते हैं। तो हम ये सारी डिजीजेस को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब जो तीसरा काम है या जो तीसरा यूज है हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल का, तो जो तीसरा यूज है हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल का ये है कि हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो तीसरा जो यूज है वो क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन्स इन ट्रांसजेनिक एनिमल which code for a particular product, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो जीन है वो हम ट्रांसजेनिक एनिमल में इंट्रोड्यूस कर देंगे और उससे हमारा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे कि हमने आज तक क्या क्या प्रोडक्ट बनाए हैं, तो हमने ह्यूमन प्रोटीन बनाया है, ठीक है। तो हमने ह्यूमन प्रोटीन बनाया है, कौन सा ह्यूमन प्रोटीन बनाया है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बनाया है, ठीक है। इसको अपन यूज करते हैं, तो इसको अपन काय में यूज करते हैं, इट इज यूज टू ट्रीट इम्फाइसीमा ट्रीट करते हैं इससे, ठीक है। इम्फाइसीमा मतलब लंग कैंसर। फिर हमने क्या बनाया है, ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलक्यूटोनेरिया एंड सिस्टिक फिब्रोसिस। तो हमने क्या किया है, हमने ये जो जीन है इसको इंट्रोड्यूस करा दिया। तो ये जो जीन है हमने किसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया, तो ये जो जीन है इसको हमने इंट्रोड्यूस करा दिया हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर। अब हमने इसको ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर इंट्रोड्यूस तो करा दिया,
तो इंट्रोड्यूस कराने से हमारा क्या बेनिफिट होगा? तो इंट्रोड्यूस कराने से हमारा ये बेनिफिट होगा कि हमें क्या मिलेगा? इंट्रोड्यूस कराने से हमारा ये बेनिफिट हुआ कि हमको मिल रहा है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल रहा है, और ये जो हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये क्या है? तो ये जो हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये है एक्चुअली एक ह्यूमन प्रोटीन, और ये जो ह्यूमन प्रोटीन है ये हमें काहे में हेल्प कर रहा है? ये हमें हेल्प कर रहा है ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा में, ठीक है। और इसी तरीके के सिमिलर अटेम्प्ट भी किए गए, जैसे एम्फाइसीमा के लिए किया गया वैसे ही हमने सिमिलर अटेम्प्ट दूसरी चीजों के लिए भी किए हैं। अब हम देखेंगे कि हमने और किसके लिए सिमिलर अटेम्प्ट किए हैं। तो हमने ये तो देख लिया, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि हमने सिमिलर अटेम्प्ट किए किसके लिए? दूसरी डिजीज को ट्रीट करने के लिए। तो ट्रीटमेंट ऑफ किसको ट्रीट करने के लिए? ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकीटोन्यूरिया, एंड सिस्टिक फिब्रोसिस। तो इनको भी ट्रीट करने के लिए हमने सोचा कि इनको ट्रीट करने के लिए जो प्रोटीन्स हैं वो हम किसी दूसरे ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर बना दें, ठीक है। फिर हमने क्या किया है? हमने एक और इम्पॉर्टेंट काम किया है। तो 1997 में हमने पहली ट्रांसजेनिक काउ बनाई। तो हमने क्या बनाई है? फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनाई है। अब जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनाई है उसका नाम हमने क्या रखा था? रोजी रखा था। क्या रखा था? रोजी। अब ये रोजी क्या करती थी? तो रोजी प्रोड्यूस करती है ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क। तो क्या प्रोड्यूस करती है? ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क, ठीक है। इसमें क्या होता है? 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? तो इसके अंदर है ह्यूमन अल्फा लैक्टोज, ठीक है। तो इट कंटेन, इसके अंदर क्या है? इट कंटेन ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ये प्रोटीन है इसके अंदर। और ये जो प्रोटीन है इस वजह से ये जो मिल्क है न्यूट्रिशनली बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। तो ये क्या है? न्यूट्रिशनली ज़्यादा बैलेंस है, मोर बैलेंस्ड, न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस फॉर ह्यूमन बेबीज, तो ह्यूमन बेबीज के लिए मोर बेनिफिशियल है देन नेचुरल काउ मिल्क। तो नेचुरल काउ मिल्क से ये वाला जो मिल्क है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, और हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनल है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज़ करने का है, वो है कि हम वैक्सीन की सेफ्टी चेक कर लेते हैं। तो हम क्या चेक कर लेते हैं? वैक्सीन की सेफ्टी। तो हम वैक्सीन की सेफ्टी चेक कर लेते हैं इससे, ठीक है। तो जो ट्रांसजेनिक माइस है, हमारा ट्रांसजेनिक माइस है, इसको अपन यूज करते हैं, इज यूज्ड टू टेस्ट सेफ्टी ऑफ वैक्सीन। तो हमें वैक्सीन की सेफ्टी टेस्ट करनी है तो हम क्या करते हैं? उसको माइस के ऊपर टेस्ट कर लेते हैं, ट्रांसजेनिक माइस के ऊपर। एग्जाम्पल है पोलियो का जो वैक्सीन है, पोलियो का वैक्सीन है वो हमने पहले किस पे टेस्ट किया? माइस पे ही टेस्ट किया। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट हम ये ट्रांसजेनिक एनिमल को क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए। तो केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, ठीक है। तो केमिकल की सेफ्टी टेस्टिंग, हम देख रहे हैं कि जो केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं वो सेफ है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं कि उसकी टॉक्सिसिटी चेक करते हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो टॉक्सिक है बहुत ज़्यादा है, कम है, तो इसकी हम टॉक्सिसिटी या इसकी हम सेफ्टी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो हम इसकी सेफ्टी को टेस्ट करते हैं, इसकी टॉक्सिसिटी को हम टेस्ट करते हैं, देखते हैं कितना टॉक्सिक है। जो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं ना, ठीक है, तो जो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं, उनके पास क्या होती है? जीन होती है। तो दे कैरी जीन, ट्रांसजेनिक एनिमल के पास जीन होती है विच
मेक देम मोर सेंसिटिव। ट्रांसजेनिक एनिमल के पास जो जीन होती है ना, वो उनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देती है टू टॉक्सिक सब्सटेंस। उनको टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए वो बहुत ज़्यादा क्या बना देती है, सेंसिटिव बना देती है। तो दे, और फिर इनको क्या किया जाता है, इनको एक्सपोज किया जाता है। दे आर एक्सपोज, उनको एक्सपोज किया जाता है टू टॉक्सिक सब्सटेंस। फिर उनको टॉक्सिक सब्सटेंस पे एक्सपोज किया जाता है और फिर उसके इफेक्ट को स्टडी किया जाता है। तो उसके इफेक्ट को हम क्या कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि ये जो सब्सटेंस है वो कितना टॉक्सिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, जैसे लास्ट चैप्टर है इस टॉपिक का, वो क्या है, इथिकल इश्यूज। तो लास्ट टॉपिक है इसका, दैट इज इथिकल इश्यूज। ठीक है, इथिकल इशू लास्ट टॉपिक है। तो ये क्या कहता है, इथिकल इशू बोलता है कि इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इंडिया में क्या है, तो हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, GEAC है। इसका मतलब क्या है, जेनेटिक। इसका मतलब है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। और ये क्या करती है, ये हमें बताती है, ये अप्रूव करती है। तो ये क्या करती है, इट विल अप्रूव जेनेटिक मॉडिफिकेशन रिसर्च। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की रिसर्च एंड उनका यूज, जो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका यूज फॉर पब्लिक पर्पस, फॉर पब्लिक सर्विस। तो ये चेक करते हैं कि पब्लिक सर्विस के लिए इसका कितना यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी तक हम ये देखेंगे कि हमारे पास इंडिया में ना कितना 2 लाख वैरायटीज हैं। काय की वैरायटीज है 2 लाख वैरायटीज है राइस की इन इंडिया। 2 लाख वैरायटी है राइस की इंडिया में। और हमारे पास इंडिया में 27 वैरायटीज हैं। ठीक है, 27 वैरायटी है किसकी, बासमती राइस की। तो हमारे पास 2 लाख तो राइस की वैरायटी है, 27 वैरायटी तो हमारे पास बासमती राइस की है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमको पढ़ना है वो पढ़ना है बायोपायरेसी। क्या पढ़ना है, बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा कोई भी जो रीजनल प्रोडक्ट है उसको कोई और कंट्री के लोग ले जाके यूज कर लेते हैं। तो यूज ऑफ बायो रिसोर्स, हमारा अगर बायो रिसोर्स है उसको क्या मल्टीनेशनल कंपनी यूज कर रही है। तो यूज ऑफ बायो रिसोर्स बाय मल्टीनेशनल कंपनी, उसको कोई भी दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी आती है और यूज करने लग जाती है। और ये कैसे यूज कर रहे हैं, बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के। उन्होंने प्रॉपर ऑथराइजेशन नहीं लिया है, तो नॉट प्रॉपर ऑथराइजेशन, उनके पास कोई ऑथराइजेशन नहीं है कि वो हमारी चीज को यूज कर सके। जिस भी कंट्री की चीज को यूज कर रहे हैं वहां से उनको ऑथराइजेशन नहीं है और उन्होंने कोई वहां के पीपल से ऑथराइजेशन नहीं लिया, कंसर्न नहीं किया और कोई कंपनसेशन भी पे नहीं किया है। तो इस चीज को क्या, विदाउट कंपनसेशनरी बेनिफिट, विदाउट कंपनसेशनरी बेनिफिट। तो इस चीज को कहा जाता है कि उनमें बायोपायरेसी थी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी कंट्री का कोई प्रोडक्ट अपन यूज कर रहे हैं तो हमें पहले उस कंपनी को उस कंट्री से मैसेज लेना चाहिए या परमिशन लेनी चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।